Most of you end up scoring less marks in the essay because of poor time management. बहुत सारे बच्चों के पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है. Believe you me, I have seen बच्चास writing essays and amazing content के साथ वो लिखते हैं, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण they end up saying कि सर हमें 4 घंटे लगे 2 essays लिखने के लिए, और हमें वो नहीं करना है. So if you're a beginner who has started writing essay, or if you're somebody who's appearing for mains this year, you're at the right place at the right time. Please इस वीडियो को सेव कर लेना. My name is Kuber Singh. I am your educator for essay, ethics and IR. Also, friends, essay Foundation 2027 बैच एक्टिव हो चुका है. For those of you जो कि 2027 की तैयारी कर रहे हैं, essay की मेंटरशिप की तलाश में हैं, आप सही जगह पे हैं. टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, और मैं इस कोर्स के बारे टाइम टू टाइम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताता रहूंगा. ऑल्सो आप एक बात बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, अपस्केल विद कुबेर सर. ये टेलीग्राम ग्रुप ये नोट कर लीजिए, राइट. यू कैन ज्वाइन दिस. मैंने आज ही टेलीग्राम ग्रुप बनाया है. एसे, एथिक्स, आईआर से रिलेटेड बहुत कंक्रीट एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा, जो कि आपके मेंस में बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी. और इवन अगर आप फाउंडेशन बैच की तलाश में हैं, आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि 2027 की तैयारी कर रहे हैं, एसे और एथिक्स दोनों 500 मार्क्स का पेपर होता है. सो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना सारा गेम चेंजर हो सकता है, कितना आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आपकी रैंक में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से कवर करें और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी इन दोनों सब्जेक्ट्स में लेके आ सके. तो ये टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन करना. आज ही बनाया है, तो आज उद्घाटन हो रहा है इस ग्रुप का, तो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं. नाउ अंडरस्टैंड द एसे पेपर बिफोर यू बिगिन. देखो, यूपीएससी का एसे का पेपर 3 घंटे का है, और इसमें 2 एसेज होते हैं 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में. मतलब रफली आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा एक एसे के लिए. ऑलराइट. ज्यादातर कैंडिडेट्स मार्क लूज करते हैं बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज यू विल नॉट हैव 4 hours to write 2 essays, you will not have 6 hours to write 2 essays. You have to manage writing 2 essays within 3 hours. Now understand one thing, पेपर रिवॉर्ड करता है उन बच्चों को जिनकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रक्चर्ड है. स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है, बेटर है. अननेसेसरली इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करके आप डाल रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है. एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एवरेज एसे विल एंड अप बीटिंग अ डिसऑर्गेनाइज्ड ब्रिलियंट वन. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. और एग्जाम से पहले आपके पास एक प्री डिसाइडेड टाइम बजट होना चाहिए फॉर एवरी फेज. चाहे वो इंट्रोडक्शन है, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, चाहे वो कंक्लूजन वाला पार्ट है, चाहे वो बॉडी ऑफ द एसे है. ऑन द फाइनल डे ऑफ द एग्जाम आपने इंप्रोवाइजेशन नहीं करना. ये जो टाइम बजट है आप अपने प्रैक्टिस में कर रहे हैं. बिफोर यू गिव योर एसे का पेपर, उससे पहले आप इसको इंप्रोवाइज कर रहे हैं. आप अपने माइंड में वो टाइम बजट लेके चल रहे हैं कि कितना मैंने टाइम देना है. यू हैव टू बी वेरी कंजूस. व्हाई? बिकॉज यू हैव 3 hours. So you have to be very, very judicious with your time, and you also have to be very effective and creative within that time limit as well. Now 90 मिनट का बजट अगर हम एक एसे का लेके चले, इसमें नॉन नेगोशिएबल क्या है? 10 मिनट का एलोकेशन, टॉपिक सिलेक्शन, जो इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आप उसमें एक आउटलाइन करते हैं, आप एक रफ वर्क करते हैं, आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, रीड ऑल दी ऑप्शन, सेक्शन ए में कौन से दिए गए हैं, सेक्शन बी में कौन से दिए गए हैं, और लाइक डू नॉट स्पेंड मोर देन 10 मिनट्स इन दिस एक्सरसाइज. 15 मिनट का टाइम हम देंगे अपनी आउटलाइनिंग के लिए, जहां पे आपने इंट्रोडक्शन में क्या डालना है, यानी कि 10 मिनट्स में आप टॉपिक, यानी कि ये सब काम आप फर्स्ट 10 मिनट्स में कर रहे हैं. उसके बाद जो अगले 5 मिनट है, इट्स नॉट कि 10 + 15 25 कि 25 मिनट्स आपने यहां पे लगा दिए, बचे आपके पास कुछ 65 मिनट्स वो आपने लिखने में लगा दिए. ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो अगर आपकी स्पीड फास्ट है. अदरवाइज हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है शुड नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स. एंड देन आपको एक स्ट्रक्चर आउटलाइन करना है. जब मैं स्ट्रक्चर आउटलाइन की बात करता हूं, जो मैं रफ वर्क की बात करता हूं, वहां पे अपने क्विक पॉइंटर्स लिख रहे हैं कि इंट्रो में मैं ये एनेक्डोट या ये एग्जांपल या ये थ्योरेटिकल पॉइंट, 3 एग्जांपल्स है, 3 आपके पास ऑप्शंस है. थ्योरेटिकल आर्गुमेंट बैक्ड बाय एग्जांपल, और एनेक्डोट बैक्ड बाय थ्योरी, और एनेक्डोट लिख के देन यू आर राइटिंग द थ्योरेटिकल पार्ट. अब ये तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं. अब आपने सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स में लिखना है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे. देन 4 से 5 आपके बॉडी सेक्शन के थीम्स होंगे, जहां पे आप मल्टीपल डायमेंशंस को लिखना चाहते हो. कंक्लूजन, एंड देन अगेन कंक्लूजन आपने इफेक्टिव लिखनी है, असरदार कंक्लूजन लिखनी है. ऑलराइट. सो एनीवेयर बिटवीन 65 to 75 मिनट्स आपने डिवोट करने हैं एसे को लिखने के लिए. राइट. आपने 1200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, which will approximately require 55 to 60 minutes, at least 60 to 65 minutes of uninterrupted drafting and writing. Of course आपने सेकेंड ऐसे भी देना है, सेकेंड ऐसे भी लिखना है, तो of course you have to write that also within a time duration of 90 minutes. बीच में आप exhaust भी हो जाओगे, tired भी हो जाओगे, so you have to keep that in mind that you need to have that break. Now how do you utilize that break? 5 मिनट का रिव्यू देना आपने. जो 5 मिनट आप दे रहे हो बिटवीन navigate after finishing one essay and going towards the next essay, आपने वो 5 मिनट में क्विकली अपना ऐसे रीड करना है, रिव्यू करना है, रीराइट नहीं करना. ऑलराइट. रीराइट करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा. डोंट डू दैट कटिंग पार्ट एंड स्टार्ट रीराइटिंग ओवर इट ऑल ओवर अगेन. वो नहीं करना.
देन कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो 20 से 25 मिनट वेस्ट करते हैं टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर। जो काम आपका 7 से 10 मिनट में होना चाहिए उसके लिए कैंडिडेट्स 20 से 25 मिनट वेस्ट कर देते हैं। एंड देन दे ट्राई टू प्लान 2 or 3 टॉपिक्स साइमल्टेनियसली बिफोर दे एंड अप कमिटिंग राइटिंग। अब देखो, अब करेक्ट मेथड क्या है, आपने चारों ऑप्शंस पढ़े, आपने चारों ऑप्शंस 1 by 1 पढ़े, आपने एलिमिनेट करा कि भैया ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे ना ठीक नहीं लग रहे हैं, मतलब मेरे लिए वीक हो सकते हैं। And then you spend 3 to 4 minutes brainstorming each of the remaining 2 before you end up deciding and committing कि कौन से एक टॉपिक पे आपने from section A ऐसे लिखना है। Choose that topic जहां पे examples, thinkers, theoretical arguments naturally आपके पास आ रहे हैं, naturally आपके पास आ रहे हैं। Alright, it is not कि आपको बहुत फोर्स करना पड़ रहा है। जो टॉपिक आपको लगता है बड़ा इंप्रेसिव है कि मैं ये टॉपिक चूज करूंगा तो एग्जामिनर मुझे ज्यादा मार्क्स दे देगा, ये गलती मत करना। एग्जामिनर ने आपको मार्क्स देने हैं आपकी क्लैरिटी के ऊपर, आपकी थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर, आपके आर्टिकुलेशन एबिलिटी के ऊपर। एग्जामिनर ने इस करके आपको मार्क्स नहीं देने कि आपने कोई फैंसी टॉपिक चूज किया है जो कि बाकी कैंडिडेट्स नहीं चूज कर रहे हैं, तो ये गलती मत करना। और एक बार चूज कर लिया देन उसके बाद अगेन आप 10-15 मिनट के बाद वापस नहीं जा सकते हैं। सो देन स्टिक टू दैट टॉपिक। एक बार आपने टॉपिक लिखना शुरू कर दिया देन यू थिंक कि मैं काट के फिर कोई नया टॉपिक लेके आऊं, दैट इज डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। ये काम मत करना। Now, outlining is not optional. This is something time saving. जो मैं बोलता हूं आपको कि आपने जो फर्स्ट 10 मिनट्स आपने टॉपिक को फिल्टर आउट करने के लिए लगाया, देन आपने बाद में 7-8 मिनट आउटलाइनिंग के लिए दिए। अब ये आपका जो प्रोसेस है 15 मिनट का, ये 15 मिनट का प्रोसेस आपका कम से कम आधा घंटा 40 मिनट्स बचाता है। ऑलराइट, बिकॉज बीच ऐसे में जाके आप अपने पॉइंट्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, बहुत क्योटिक हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये जो आउटलाइनिंग है जिसको मैं रफ वर्क भी कहता हूं, जिसको मैं एक आर्क कहता हूं कि आप अपने आर्ग्यूमेंट आर्क को प्लान करें, तो ये जो आउटलाइन है ना, ये जो रफ वर्क है, दैट शुड मैप योर आर्ग्यूमेंट आर्क। इंट्रोडक्शन में मल्टीपल डायमेंशंस कौन से आपने टच करने, हर एक डायमेंशन में आपने एग्जांपल या एनेक्डोट कौन सा देना है, कंक्लूजन में आपने क्या बात रीइंफोर्स करनी है। एंड वंस अगेन प्लीज डोंट एंड अप समराइजिंग द एसे इन द कंक्लूजन। ऑलराइट, इसमें आपने आउटलाइनिंग ऐसे करनी है कि आप सिर्फ टॉपिक की हेडिंग्स नहीं डाल रहे हो, यू नीड कंक्रीट पॉइंट्स के आपने कौन से पॉइंट्स पे इलैबोरेट करना है। तो जैसे कहते हैं ना, लाइक ये जो वुड कटर है, वुड कटर वो टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन शार्पनिंग द एक्स। अगर जो आपकी एक्स है वो शार्पन होगी तो फिर आपको पेड़ काटने में इतना एफर्ट नहीं लगेगा। विज़िबली आपका जो एक्स है वो इतनी शार्पन नहीं है और आप बस पेड़ काटने लगे तो आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम यहां पे ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हमने स्मार्ट वर्क करना है। सो वी नीड टू शार्पन द एक्स। व्हाट यू नीड टू डू टू शार्पन द एक्स? ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रैक्टिस, but also while you're practicing you need to be very very sure and very very concrete with your outlining as well. Now during outlining आपने one concrete example या कोई डेटा पॉइंट हर एक बॉडी सेक्शन को असाइन कर दिया, यानी कि बीच ऐसे में जाके आप फिर रुकेंगे, सोचेंगे कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं, मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं लेकिन मैं उसको इलैबोरेट नहीं कर पा रहा हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो चीज नहीं होगी। जस्ट अ सेकंड, तो वो चीज नहीं होगी। जस्ट अ सेकंड, यहां पे एक पॉपअप आ गया था। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट द आउटलाइन ऑन द रफ शीट प्रोवाइडेड। एक विजिबल स्ट्रक्चर आपके सामने हो जो कि आपकी राइटिंग को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रख रहा है, डिसिप्लिन रख रहा है। देन अगेन यू नो कि कौन से पॉइंट्स आपने लिखे हैं ताकि रेपिटेशन आप अवॉइड कर सके। ये चीजें ना बाद में जाके बहुत टाइम वेस्ट करती हैं कि आपने 2 पॉइंट्स ऊपर सोचे थे, फिर बाद में आपने वही 2 पॉइंट्स लेट्स से एक सोशल डायमेंशन में दे दिए, एनवायरमेंटल डायमेंशन में दे दिए, तो अननेसेसरली आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। देन इंट्रोडक्शन की बात करें, यू हैव टू स्पेंड 8 मिनट्स, मिनिमम 7 to 8 minutes on the introduction, writing the introduction. Don't end up spending half an hour on the introduction. Most of the people get very overwhelmed while writing introduction. Introduction should be between 100 to 150 words at the max, जो कि 7 to 8 minutes में लिख जानी चाहिए। 100-150 वर्ड के आंसर्स भी आप जीएस के पेपर में लिखते हो 7 to 8 मिनट्स में। ऑलराइट, अब इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्चुअलाइजिंग स्टेटमेंट है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है और प्रीव्यू है कि ऐसे आप किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। Now please avoid the trap of writing and rewriting the first line. Alright, commit to the opening, move forward. Examiner reward करता है पूरे ऐसे को। सिर्फ आपका पहला पैराग्राफ बहुत परफेक्ट है और आपको लगता है कि that will compensate for the poor quality of content subsequently, तो आप गलत सोच रहे हो। कोटेशन बेस्ड ओपनिंग बड़ी पॉपुलर लगती है सुनने में, बट आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आप एग्जैक्ट कोटेशन को नहीं याद कर पा रहे हैं। Crisp original observation और a factual anchor is equally effective. So do not be under the pressure कि मेरे को quotation से ही शुरू करना है अपने ऐसे। ये बहुत फैंसी लगता है लोगों को, but it is not very necessary कि आपको quotation से ही शुरू करना है। Now the body should have at least minimum 5 clearly demarcated sections of 180 words each, 150-180 words each. Approximately आपको हर एक पैराग्राफ को, हर एक बॉडी सेक्शन को या हर एक डायमेंशन को लिखने में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं।
द मोस्ट कॉमन बॉडी राइटिंग एरर इज स्पेंडिंग 25 मिनट्स ऑन द फर्स्ट टू सेक्शंस एंड देन आप फटाफट रश करके पुअर क्वालिटी आर्ग्यूमेंट्स लिख के सिर्फ एग्जांपल्स को नेम करके विदाउट उनको एक्सप्लेन करके आप लिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल इंबैलेंस क्रिएट करेगा। यानी कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, उसमें आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर आपने इतनी हाफ एसेट बना दी कि वहां पे कुछ कमरे की जगह ही नहीं है, बस आपने वो खाली जगह बना दी है। सो आपने वो स्ट्रक्चर बनाया थर्ड फ्लोर का, लेकिन उस पर आप कुछ डालोगे भी ना, उसमें कमरे बनाओगे, किचन बनाओगे, जो भी आपका आर्किटेक्ट का डिजाइन है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चरल इंबैलेंस नहीं करना है कि पहले दो डायमेंशंस बड़े अच्छे तरीके से आपने बता दी, देन आप बाद में रश कर रहे हो बिकॉज यू आर लूजिंग ऑन टाइम। ये काम नहीं करना है। नाउ बॉडी पैराग्राफ्स, डिसिप्लिन ओवर कॉम्प्रिहेंसिवनेस। हर एक बॉडी पैराग्राफ हैज टू फॉलो अ कंसिस्टेंट इंटरनल लॉजिक। क्लेम, देन क्लेम आपने जो दिया है उसके लिए आप कोई एविडेंस या एग्जांपल देंगे, देन उसको आप थोड़ा एनालिटिकली एलैबोरेट करेंगे। यानी कि इसमें व्हाट, व्हाई, हाउ वाली बात आती है। आपने कुछ चीज बता दी बट व्हाई इज इट रेलेवेंट टू द टॉपिक, वो बात बतानी है। देन इसको लिंक करेंगे एस्से के सेंट्रल आर्गुमेंट के साथ। ऑलराइट, अगर सेक्शन बहुत लंबा जा रहा है, कट द इलैबोरेशन। प्लीज डोंट end up elaborating too much. Don't end up over explaining your point or don't end up over explaining your example or anecdote. All right. And also never cut the link back to the central argument. Losing the thread is more damaging to score than a shorter example. Now आपके 45 minutes 50 minutes हो चुके हैं, like half mark आप already पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त तक आपके पास एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और एटलीस्ट 3 से 4 बॉडी सेक्शंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये आपके लिए एक सेल्फ चेक पॉइंट है। अगर आप इससे पीछे हो देन अंडरस्टैंड वन थिंग, आने वाले 45 मिनट्स में आपकी स्पीड स्लो होगी, तो आपको और ज्यादा तेजी से काम पिकअप करना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड प्लीज डोंट एंड अप राइटिंग इलेजिबल एसेस। इलेजिबल एसेस को बहुत हेविली पेनलाइज किया जाता है। इतने मुश्किल से प्री क्लियर करके मेंस देने जा रहे हो यार, मेंस की अपॉर्चुनिटी को बार बार नहीं मिलती है और इतनी आपको मुश्किल से मिली है। सो व्हाई डू यू वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी? व्हाई डू यू वांट कि एग्जामिनर शुड एंड अप पेनलाइजिंग योर एसे? व्हाई? तो प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करो, गेट इनरोल्ड इनटू सम प्रोग्राम और स्टार्ट राइटिंग एसेज। इवन टेलीग्राम पे कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है फॉर दैट मैटर, इस पे भी आप एसेज लिख के अपना मेरे को सेंड कर सकते हो। I'll evaluate the best essay and share it with you. Now understand one thing, आपने अपने वर्ड काउंट को भी, आपका जो वर्ड काउंट है उसको भी थोड़ा आपने अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाना है कि 45 मिनट्स तक 50 मिनट्स तक आपका 600 वर्ड काउंट हो चुका है कंप्लीट। अगेन आप उसको गिनने बैठोगे तो उसमें ही आपको 10 मिनट लग जाएंगे, बट इतना वर्ड काउंट आपका हो जाना चाहिए। ऑलराइट, अब ये आप ना जब प्रैक्टिस करोगे, ये उस दिन की बात नहीं है कि उस दिन जाके आपने ये सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है। मेक श्योर कि बिफोर यू राइट योर एसे का पेपर आपने कम से कम 20 बारी एसे के मॉक पेपर लिखे हुए हैं, 20 एसेज आपने लिखे हुए हैं, तो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने टाइम मैनेजमेंट में। ऑलराइट, practice this mid essay time check during the mock essay writing, not during the essay writing paper. It must become very instinctive so that the exam hall does not produce the first time कि भाई ये पहली बार आप प्रेशर में आके कर रहे हो। देखो यूपीएससी के जो एसेज हैं वो रिवॉर्ड किए जाते हैं फॉर कवरिंग मल्टीपल डायमेंशंस, हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एथिकल, एनवायरमेंटल, लेकिन सारे डायमेंशंस कवर करने को आपको नहीं कह रहा हूं बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। You have to identify at least 4 to 5 dimensions जो कि आप टाइम स्पेसिफिक तरीके से टाइम मैनेजमेंट को ना खराब करते हुए आप ये चीजें कवर कर पा रहे हो। ये चीज बहुत जरूरी है। Alright, do not try to add more dimensions or do not try to make your essay more elaborative. Dimension should be covered with precision, not padding. One well argued dimension in 150 words is beating a vague dimension जो कि आप 250-300 शब्दों में लिखना चाह रहे हो। और ये जो मल्टी डायमेंशनल इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल वर्ड लेंथ फॉर ईच डायमेंशन। कुछ डायमेंशंस आर मोर सेंट्रल टू द एसे टॉपिक एंड दे शुड डिजर्व मोर स्पेस। सो देयरफॉर यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस ड्यूरिंग द आउटलाइनिंग पार्ट, ड्यूरिंग योर रफ वर्क पार्ट। एंड देन ट्रांजिशंस एंड कोहेरेंस, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड ब्रेकर्स हैं। ट्रांजिशंस डू नॉट नीड टू बी वेरी लॉन्ग, 15 से 20 वर्ड का ट्रांजिशन जो ब्रिज सेंटेंस है दैट शुड बी इनफ, राइट, दैट इज सफिशिएंट। इसको आपको लिखने के लिए हार्डली 1 मिनट और मे बी 1.5 मिनट लगेंगे, 60 to 90 सेकंड्स लगेंगे। प्रिपेयर करके चलो 5 से 6 ट्रांजिशंस, ये आपको टेम्पलेट्स पहले से प्रिपेयर करके जाने बिफोर द एग्जाम। ये 20-25 वर्ड्स के जो ट्रांजिशंस हैं जो 1 से 1.5 मिनट में आपने लिखने हैं, 60 to 90 सेकंड्स में लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट एंड अप राइटिंग अ फुल पैराग्राफ एज अ ब्रिज. That cannot be a transition argument. That cannot be a transition statement. It is padding disguised as coherence, and this is wasting your 5 minutes का time. और अगर टाइम प्रेशर बहुत acute है, a clean thematic break with a sharp topic sentence is better than a rushed, confused transition paragraph. और conclusion, please don't summarize the whole essay in the conclusion. यूपीएससी एग्जामिनर्स पेनलाइज करेंगे रीस्टेटमेंट ऑफ द बॉडी पॉइंट्स को, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके मार्क्स लूज होंगे।
टारगेट करो 100 to 120 वर्ड्स, एट मैक्स 150 वर्ड्स इन 7 to 8 मिनट्स। ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए, जो कि सेंट्रल टेंशन ऑफ द टॉपिक हो। हर एक टॉपिक का एक सेंट्रल टेंशन होता है, वो भी आपको बताऊंगा सबसेक्वेंट वीडियोस में। आप मेरे को कमेंट में लिखिए सेंट्रल टेंशन, तो आपको अगला जो वीडियो होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं ऐसे में समझाऊंगा कि वो कैसे आप सेंट्रल टेंशन को आइडेंटिफाई करेंगे विद इन दी ऐसे टॉपिक। एक फॉरवर्ड लुकिंग लाइन होनी चाहिए। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम पे कम है, इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, राइट द कंक्लूजन बिफोर फिनिशिंग द लास्ट बॉडी सेक्शन। मिसिंग कंक्लूजन सिग्नल क्या करता है? पुअर टाइम मैनेजमेंट मोर देन एन इनकंप्लीट बॉडी पैराग्राफ। सो कंक्लूजन इज द लास्ट थिंग एग्जामिनर रीड करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग 150 वर्ड, 100 वर्ड, 120 वर्ड का जो पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का, दिस कैन रिकवर एन अदरवाइज एवरेज ऐसे। सो दिस कैन मेक अप, दिस कैन बी योर फिनिशर। जैसे होता है ना, फिनिशर होता है कि आपने 20 बॉलों में 40 रन मार दी, दिस कंक्लूजन कैन बी समथिंग लाइक दैट। तो टाइम मैनेजमेंट एक फिजिकल हैबिट है, कोई मेंटल इंटेंशन नहीं है। इट हैज टू बी रिपीटेड, इट हैज टू बी बिल्ड थ्रू प्रैक्टिस। राइट एटलीस्ट, मैं तो कहता हूं कि कम से कम 20 एसेज आप लिखो, 20 मॉक एसेज लिखो। अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हो, अगर अभी 2026 में मेंस की तैयारी कर रहे हो, हमारे मेंस के क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके मेंस के क्रैश कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, एंड ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 10 फुल एसेज बिफोर यू एंड अप राइटिंग योर मेंस 2026। हर एक मॉक के बाद आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑडिट करना है, सेक्शन बाय सेक्शन। आइडेंटिफाई कहां पे आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, कहां पे कम जा रहा है। गोल क्या है? ये एक इंटरनल क्लॉक है आपके अंदर। ये गोल आपका, ये कि जो इंटरनल क्लॉक है ना, ये आपको बता रही है क्लॉक कि विदाउट चेकिंग द वॉच, विदाउट चेकिंग द वर्ड काउंट, आपको पता लग रहा है कि कहां पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कहां पे आपने लूप को क्लोज करना है। ऑलराइट, प्लेस, अब देखो वॉच तो आपके पास नहीं होगी, लेकिन वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में वॉच आपको दी जाएगी, तो प्लीज कीप अ क्लोज ट्रैक ऑफ टाइम। रफ शीट में राइट योर टाइम बजट एज वेल इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द पेपर। अगर एक सेक्शन स्टॉल करता है डिस्पाइट 5 मिनट्स ऑफ एफर्ट, देन राइट व्हाट यू हैव एंड मूव फॉरवर्ड। कोहेरेंट इनकम्प्लीट सेक्शन इज बीटिंग, ऑब्वियसली विल बीट एनी डे ऑफ फ्रोजन एसे, और एग्जामिनर मार्क करेगा कि आपने सबमिट क्या करा है। कोहेरेंट 1000 वर्ड का एसे that will beat an over ambitious and overdressed 1200 वर्ड का ड्राफ्ट which is abandoned at let's say 800 or 900 words. Alright, तो ये कुछ बातें थी आपके साथ मैं करना चाहता था। प्लीज दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप स्केल विद कुबेर सर करके टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने आज ही बनाया है ये, राइट। तो प्लीज ज्वाइन, इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसे और एथिक्स दोनों की मैं शेयर करूंगा। बाकी फाउंडेशन बैच के लिए, फाउंडेशन अगर आप 2027 की फाउंडेशन की तलाश में है, तो ऐसे फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च करा है। 3999 पे इसका प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट। मुझे आपका इंतजार है। थैंक यू सो मच।